नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास स्टैग्नेशन एग्रीमेंट से संबंधित काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, जिनमें से कि खास तौर पर स्टेट बैंक के ऑफिसर्स के कमेंट्स थे कि क्या हमें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं, या क्या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलने के बाद फैमिली पेंशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। या कई बार फैमिली पेंशनर्स की तरफ से कमेंट आते थे कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद क्या फैमिली पेंशन बढ़ेगी। इस संबंध में 10th बाइपर्टाइट में जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें स्केल 2 और 3 के लिए पीरियडिसिटी को भी चेंज कर दिया गया था, और एक जो एडिशनल इंक्रीमेंट उसमें लगे थे उसका पीरियडिसिटी को 3 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया था। लेकिन स्केल 1 के केस में पीरियडिसिटी तो वही थी, और स्केल 4 को भी एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया गया था, तो उसमें पीरियडिसिटी भी 3 साल की थी। इस संबंध में 10th बाइपर्टाइट का जो ज्वाइंट नोट साइन हुआ था उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। ऑफिसर्स इन जेएम स्केल 1 who have moved to scale of pay for MMG scale 2 in terms of Rule 5 Sub-Rule 1 Sub-Rule B after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for 4 stagnation increment for every 3 years. 3 completed years of service, of which first 2 shall be rupees 1310 each and next to rupees 1460 each. इस तरह से ये क्लियर है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years ही स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा 10th बाइपर्टाइट में स्केल 1 को। जहाँ तक बात आती है कि स्केल 2 की, ऑफिसर्स इन MMGS स्केल 2 who have moved to scale of pay for MMG scale 3 in terms of Rule 5 Sub-Rule 1B after reaching maximum of higher scale shall be eligible for 3 stagnation increment of rupees 1460 each for every 3 years completed years of service, and a 4th stagnation increment of rupees 1460 2 years after receipt of the 3rd stagnation increment. इस तरह से जो स्केल 2 के केस में है, वो पहले 3 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट उनको हर 3 साल के बाद मिलेंगे, लेकिन जो चौथा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 10th बाइपर्टाइट में ऐड किया गया है उसको 2 साल के बाद ही दिया जाएगा। इस तरह से ये पीरियडिसिटी 3 साल के बजाय 2 साल हो गई चौथे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए। स्केल 2 के केस में प्रोवाइडेड दैट officers who have completed 2 years or more after receipt of 3rd stagnation increment will get 4th stagnation increment with effect from 1/5/2015। इसमें 1 मई 2015 के बाद ही एलिजिबल होंगे, न कि उससे पहले। यदि उन्होंने 2 साल उससे पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको 1/5/2015 से ही बेनिफिट मिलेगा। स्केल 3 के केस में ऑफिसर्स सब्सटेंस MMG स्केल 3 दैट इज दोज हु आर रिक्रूटेड इन और प्रमोटेड टू स्केल 3 shall be eligible for 4 stagnation increment of rupees 1460 each for each 3 completed years of service, and a 5th stagnation increment of rupees 1460 2 years after receipt of 4th stagnation increment, provided that the officer who have completed 2 years after receipt of 4th stagnation increment will get 5th increment with effect from 1/5/2015। ये फिर इस केस में भी वही एक राइडर लगा दिया कि 2 साल कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें केवल 1/5/2015 से ही दिया जाएगा। जहाँ तक स्केल 4 की बात है, तो ऑफिसर्स इन MMGS 4 shall be eligible for 1
stagnation increment of 1650 3 years after reaching the maximum of scale with effect from 152015। ये 1 मई 2015 से ही उनको भी मैक्सिमम पर पहुंचने के 3 साल बाद ये इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी ये इंक्रीमेंट दिए गए हैं, इसमें बाद में जो क्लैरिफिकेशन आई है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको कि मैं अभी थोड़ी देर बाद जिक्र करूँगा। अब आपको मैं स्केल वाइज दिखाना चाहूँगा कि जो GMGS का जो स्केल था वो 23,700 से शुरू होता था और स्केल 2 का स्केल 31,705 से शुरू होता था और स्केल 3 का जो स्केल था 42,020 से शुरू होता है। इन स्केल के स्टार्टिंग के साथ साथ इसमें कुछ राइडर थे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मैक्सिमम पे पहुँचता था स्केल 2 वाला। स्केल 1 वाला यदि मैक्सिमम पे पहुँचेगा तो वो स्केल 2 के मैक्सिमम तक पहुँचने के लिए उसकी इंक्रीमेंट दी जाती थी, जो एडिशनल इंक्रीमेंट रूल 5 सब रूल 1B के अंदर थी। ऐसे ही स्केल 2 ऑफिसर जब मैक्सिमम पे पहुँच जाता था तो उसको फिर एडिशनल इंक्रीमेंट दी गई थी, जो कि स्केल 3 के मैक्सिमम तक पहुँच जाता था। आप ये देखेंगे कि स्केल 1 जो मैक्सिमम पर पहुँचता है उस समय वो 42,220 तक था और जो स्केल 2 था मैक्सिमम पे वो 45,950 था। स्केल 3 का मैक्सिमम 51,490 था। तो इसमें आप स्केल 2 के केस में देखेंगे यदि 45,950 पे पहुंच जाता था तो उसको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते रहते थे, जो कि स्केल 3 का जो मैक्सिमम है 51,490 तक उसको एडिशनल इंक्रीमेंट हर साल मिलते हैं। और जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता था तो फिर उसको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता था। आप स्केल 1 ऑफिसर का मैक्सिमम 42,020 है, जब वहाँ पर पहुँचेगा तो उसको 3 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं और वो स्केल 2 के मैक्सिमम पे पहुँच करके 45,950 पर पहुँच जाता है। मेरे पास एक ऑफिसर द्वारा एक क्वेरी आई है कि मैं स्केल 2 के मैक्सिमम पे 45,950 पे पहुँच गया था अगस्त 2012 में और मैं जनवरी 2015 में रिटायर हो गया, तो क्या मुझे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा? अब इसमें जो पीरियड है अगस्त 2012 से लेकर के और जनवरी 2015 तक 3 साल का पीरियड कंप्लीट न होने की वजह से वो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि स्केल 1 के ये चारों स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हर 3 साल बाद मिलेंगे। तो जैसे ही 3 साल का पीरियड ख़त्म होता है तो अगली स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगी। स्केल 2 के केस में 3 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हर 3 साल के कंप्लीट होने पे मिलेंगे, लेकिन स्केल 2 में जो चौथी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो 2 साल के पीरियड कंप्लीट होने पर ही मिल जाएगी। ऐसे ही स्केल 3 के केस में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो पहले 4 हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट वो तो मिलेंगे हर 3 साल के अंतराल के बाद, और जो चौथा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होगा वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही मिल जाएगा। दोस्तों, एक हमारे दोस्त ने और एक क्वेरी की थी कि मैं नवंबर 2014 में रिटायर हुआ और मेरा जो मैक्सिमम पे मैं स्केल 4 में 2010 में पहुंच गया था, तो क्या मुझे पेंशन में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? अब दोस्तों, इसमें जो भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट पास होने वाली बात थी तो वो 1/5/2015 से है, लेकिन बाद में IBA द्वारा क्लैरिफिकेशन दी गई कि यदि 10th बाइपेटाइड के जो ऑफिसर 2012 से लेकर के 15 के बीच में रिटायर हुए हैं तो उनको नोशनल बेसिस पर पेंशन में बेनिफिट दे दिया जाएगा। केस में वो 2010 में मैक्सिमम पे पहुंच गए थे और 2013 में वो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल बन जाते नोशनल बेसिस पे, लेकिन वो 2014 में रिटायर हो गए और उनको अभी तक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का जो नोशनल बेसिस पे बेनिफिट था वो पास ऑन नहीं किया गया। तो
मेरा उनको सुझाव था कि आप पीपीजी डिपार्टमेंट से टेकअप करके अपने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को नोशनल बेसिस पे लगवा करके अपने पेंशन में उसका लाभ पा सकते हैं 1/5/2015 से। दोस्तों, एक अहम सवाल स्टेट बैंक के फैमिली पेंशनर्स का है, जो कि बार बार कहते हैं कि क्या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से फैमिली पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। मेरा इसमें जवाब है कि हाँ, उनको फैमिली पेंशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि फैमिली पेंशन जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 30% पर फिक्स होती है। तो इन केसेस में भी जहाँ पर स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट स्टेट बैंक के केसेस में नहीं लगाया गया और अब वो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगवा करके ऑफिसर्स के केसेस में उनको बेनिफिट अवश्य होगा, क्योंकि पहले जब पेंशनर्स थे तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते थे कि 40% की सीलिंग होने की वजह से उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का पेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन फैमिली पेंशन में उस समय भी फ़र्क पड़ सकता था अगर ऑफिसर्स उस टाइम ध्यान रखते कि हमें अपना स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का रिफिक्सेशन करवा देना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को काफ़ी क्लैरिफाई हो चुका होगा कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा और उसके बेनिफिट कैसे होंगे और फैमिली पेंशनर्स को क्या बेनिफिट मिल सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। आशा है इस वीडियो में दिए गए जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।